देखते देखते सामने बहुत ज़्यादा भीड़ जमा होने लगती है और उनमें से एक डॉक्टर जो कि बहुत ज़्यादा अमीर और कमाल का लग रहा था, वो धीरे धीरे आगे आता। माफ़ करना बच्चे, लेकिन तुम्हें अंदर एंट्री देने से पहले हमें तुमसे कुछ सवाल जवाब करना है। वो डॉक्टर शौर्य से कहता। जी कीजिए। शौर्य भी नॉर्मली कहता, तुम एक बच्चे हो, तो आपस न्यूरोकॉन है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात है और टैलेंट की निशानी है। लेकिन 20 टिमर होने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास अंधा पैसा आ जाता है। ऑफकोर्स तुम्हें सभी की मदद फ्री में करनी होती है, या फिर इस दुनिया में सब कुछ 20 टिमर्स के लिए फ्री है ही। लेकिन वो लाइफ जो कि 20 टिमर्स दूसरे 20 टिमर्स को देना चाहते हो, उसमें तो उन्हें पैसे देने ही होंगे, क्योंकि तुम अपने लेवल वालों के सामने आए हो, इसलिए तुम्हें यहाँ पर खर्च करना ही होगा। लेकिन पूछना ये है मुझे तुमसे कि तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से, और तुम्हारा बिजनेस क्या है जिससे तुम पैसे कमाते हो। वो डॉक्टर शौर्य से कहता, देखिए मेरे पास इतने पैसे इसलिए हैं क्योंकि मैं प्राचीन गुफाओं में रिसर्च वगैरह ज़्यादा करता हूँ। प्राचीन गुफाओं में घूमना, वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें ढूंढना, ये सब मेरी फितरत है। और मुझे प्राचीन गुफाओं के बारे में ज़्यादा नॉलेज भी है। और मेरे साथ एक ऐसा बीस है जो कि प्राचीन समय के ब्लड लाइन से ही बना हुआ है। शौर्य इतना कहता है और ब्रिजेन को बाहर बुलाता। आपको ब्रिजेन के पास कुछ ज़्यादा ही नॉलेज थी और उसका ब्लड लाइन वो भी बहुत ज़्यादा पुराना लगता था। ब्रिजेन बाहर आता, लेकिन अभी के लिए ब्रिजेन इंसानी रूप नहीं हासिल कर सकता था। ऑफकोर्स जब शौर्य के साथ वो उस प्राचीन गुफा में गया था उस डीमन पर रिसर्च करने के लिए, तो उल्टा तो कुछ रिसर्च नहीं कर पाया था। उल्टा शौर्य को वहाँ पर 1 साल तक बिस्तर पर सोया हुआ देख रहा था और ब्रिजेन इसमें कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि वहाँ पर ताकतवर लोग थे। लेकिन तुम इससे पैसे कैसे कमाते हो? वो डॉक्टर फिर से शौर्य से कहता। देखते देखते ब्रिजेन अपने पीछे से एक चीज़ निकालता जो कि असल में एक डायमंड स्केल थी। ये उसी मछली की डायमंड स्केल थी जिसने उस अजीब से गोलू मोलू बीफ को खा लिया था। वो गोलू मोलू बीफ उस डायमंड स्केल वाली मछली के पेट में जाके फट गया था और शौर्य ने उसी के डायमंड स्केल को यहाँ ले आया था। शौर्य उस डायमंड स्केल को उस डॉक्टर को दिखाता। ये तो कमाल का है, इससे तो काफ़ी सारे हथियार या फिर बहुत कुछ बन सकता है। ये कितने का है? वो डॉक्टर शौर्य से कहता। माफ़ कर दीजिए, ये बिकाऊ नहीं, मुझे इसे पैसों के बदले ट्रेड करना। शौर्य इतना कहता और उस डायमंड स्केल को अपने तरफ दोबारा लेने के लिए अपने हाथ को बढ़ाता। लेकिन पता नहीं कि वो डॉक्टर तुरंत अपने हाथों को पीछे कर लेता। ऑफकोर्स वो डॉक्टर था और उसके हाथों में एक प्राचीन चीज़ थी जिसमें वो अच्छे खासा रिसर्च कर सकता, लेकिन इसलिए वो शौर्य को ये चीज़ देना नहीं चाहता था। देखो तुम इसकी जो कीमत मांगोगे मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। हम डॉक्टर्स के पास अंधा पैसा होता है, तुम्हें जो चाहिए मांग सकते हो। वो डॉक्टर शौर्य से कहता। ठीक है, मैं इतना काबिल तो हूँ कि मुझे नीरो को लिक्विड मांगने की जरूरत नहीं है किसी से भी। और रही बात पैसों की, तो मेरे पास उसकी भी कमी नहीं है, इसलिए मुझे पैसों के बदले इसे ट्रेड नहीं करना। श्योर, फिर से उसी डॉक्टर से कहता। ऑफकोर्स श्योर ये सारी चीज़ें सच में पैसों के बदले ट्रेड करना चाहता था और इनमें से कुछ चीज़ें अपनी बहन के लिए बचाना चाहता था ताकि वो इस पर रिसर्च करके खुश रहे ज़िंदगी भर, क्योंकि डॉक्टर्स को ऐसी चीज़ों पर रिसर्च करने में बहुत ज़्यादा मजा आता है। श्योर ये सोच ही रहा था और ये सोच ही रहा था कि वो डॉक्टर उस चीज़ को श्योर को वापस देगा। देखो लड़के, ये तुमने मेरे हाथ में दिया है तो अब ये मेरा है, इसके बदले तुम्हें जो चाहिए मैं दे सकता हूँ, लेकिन ये चीज़ मुझसे वापस मत मांगो। वो डॉक्टर फिर से नॉर्मली कहता। वो एक तरीके से शौर्य को धमकी दे रहा था। तो फिर मैं भी साफ साफ बता देता हूँ, अगर ये चीज़ मेरे हाथ में दोबारा वापस नहीं आई तो यहाँ से आपकी लाश भी बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि जहाँ तक आप एक बीफ टेमर को तंग कर रहे हैं। श्योर वो उस डॉक्टर से कहता। अच्छा, तो तुम एक बीफ टेमर हो? तो पता है मेरे साथ देने वाले ज़्यादातर लोग बीफ टेमर ही है, वो भी हाई रैंक ऑर्गेनाइजेशन से। ऐसे तो श्योर के पास वो डायमंड स्केल जैसे स्केल बहुत सारे हैं, कम से कम हज़ारों की तादाद में है, लेकिन फिर भी श्योर उन लोगों में से था जो कि अपनी चीज़ें कभी ना छोड़े। ठीक है, चल फिर तुम्हारी मर्जी, अगर तुम मुझ तक पहुंच गए तो ये चीज़ तुम ले सकते हो। इतना कहने के बाद वो डॉक्टर पीछे मुड़ के जाने लगता है उस होटल के अंदर और उसके सामने कुछ लोग आके खड़े हो जाते हैं। ये सारे बीस टेमर और ये सारे अब नाटक कर रहे हैं। श्योर मन मन सोचता। जिसके बाद देखते देखते श्योर वो पीछे ब्रिजेन को कुछ इशारा करता। ब्रिजेन अपने कंधे पे बैठे हुए एक अजीब से गोली जैसी चीज़ को अपने हाथ में लेता जो कि जिंदा लग रही थी और देखते देखते उसमें आग आ जाती है। उस छोटी सी गोली जैसी चीज़ में इस वक्त उसमें आग जल रही थी। ब्रिजेन उसे किसी बॉल की तरह नीचे फेंकता और वो चीज़ ज़मीन पर लगते ही तेज़ी से आगे ट्रैवल करने लगती है और सारे बीस टेमर्स के पाँव को लेफ्ट राइट करते हुए और डॉज करते हुए क्रॉस करते हुए सीधे उस डॉक्टर के पाँव के पास जाके बस्ट हो जाती है। जिसके बाद वहाँ पर आग फैल जाती है और वो डॉक्टर, उसका क्या हुआ वो तो दिख नहीं रहा था, लेकिन श्योर भी जानता था कि वो डॉक्टर है, वो 20 टेमर जितना ताकतवर नहीं होगा, वो बस 20 टेमर्स के दम पे उड़ रहा है। देखते देखते श्योर वो अपने नीचे देखता जहाँ पर एक छोटा सा फायरमिंग जो कि ब्रिजन का ही था, वो अपने हाथों में उस डायमंड स्केल को लेके आ गया था और श्योर को थमा रहा था। देखते देखते श्योर उन तीनों ही चारों को सभी को न्यूरोकोर में वापस भेज देता और धीरे धीरे अंदर जाने लगता। इसिता को तो डर लग रहा था इसलिए वो श्योर का हाथ पकड़ रही थी, लेकिन फिर भी वो श्योर के साथ धीरे धीरे जा रही थी। यहाँ पर लोग ऐसे ही लड़ते रहते हैं? इसिता श्योर से कहती है। हाँ हाँ, यहाँ पर कुछ बेवकूफ़ लोग भरे पड़े हैं, क्या कर सकते हैं, उन्हें सबक सिखाना पड़ता है।
श्योर सीता से क्या था। और सारे बीस्टेमर्स जब वहाँ पहुँचते तो उन्हें वहाँ पर वो डॉक्टर बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन में दिखता। उसके कपड़े जले हुए थे, एक तरीके से उसकी पूरी स्किन जल चुकी थी, वो पूरी तरीके से काला पड़ चुका था। लेकिन श्योर को पता था कि यहाँ पर उसके लिए ट्रीटमेंट होगा ही होगा, जहाँ पर वो कम से कम 1 साल के अंदर तो ठीक हो ही जाएगा। लेकिन इतने दिनों में तो श्योर इवॉल्व करके यहाँ से जा भी चुका होगा। श्योर सीता और मैग्रॉन के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अगले पल वो सारे बीस्टेमर्स गुस्से से श्योर को देखने लगते हैं। क्या हुआ, क्या ये हाल तुम लोग का भी करूँ? श्योर स्माइल के साथ कहता। अगले पल वो सारे बीस्टेमर्स तेजी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनके कदम वो वहीं ठहरे रह जाते हैं। वो लोग मूव नहीं कर पा रहे थे। दूसरी तरफ वो लोग श्योर का हाथ देखते हैं, जहाँ पर श्योर का हाथ वो क्रिस्टल में बदला हुआ था। श्योर सिर्फ क्रिस्टल लिजार्ड के एलिमेंट्स का इस्तेमाल कर रहा था, जिसकी वजह से श्योर ये कर पा रहा था। वो सारे बीस्टेमर्स के पाँव वो क्रिस्टल में बदले हुए थे। ये क्या कर रहे हो? वो सारे बीस्टेमर्स श्योर पे चिल्लाते हुए और डरते हुए कहते हैं। ऑफकोर्स अगर उनके टंग हमेशा हमेशा के लिए क्रिस्टल में बदल गए तब तो उन्हें परेशानी तो होने ही वाली थी, बहुत बड़ी परेशानी। अगले पल उन सभी बीस्टेमर्स के बीच से एक अजीब सा बीस्टेमर धीरे धीरे चलते हुए आगे आ रहा था। और श्योर उसके पाँव को जमा तो पाया था, लेकिन कुछ उखाड़ नहीं पाया था श्योर उसका आगे बढ़ने से या फिर कुछ भी। अगले पल वो आदमी अपने पाँव को मूव करता है और उसके पाँव के ऊपर से वो क्रिस्टल लेयर टूट जाती है। उस क्रिस्टल लेयर के टूटने के बाद वो आदमी सीधे श्योर के सामने टेलीपोर्ट होकर आता। लेकिन वो आदमी गुस्से या फिर ऐसा नहीं लग रहा था। माफ़ कर दीजिए, मैं यहाँ का मालिक हूँ, आपकी मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ और यहाँ क्या चल रहा है? वो बीस्टेमर श्योर को देखते हुए कहता। और श्योर वो अपने हाथों को वेव करता और देखते देखते वो सारे आदमी ठीक हो जाते हैं और धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं। देखिए मैं तो बस यहाँ पर आया था और श्योर ऐसे करके सारी चीज़ें बताने लगता है, लेकिन इतने में ही घबराइए मत, मैं यहाँ पर कुछ गलत करने नहीं आया हूँ। मैंने सारी चीज़ें कैमरे में देखी। आप सच में एक इंटरेस्टिंग इंसान है। आपके जैसे इंसान के साथ मैं दुश्मनी तो बिल्कुल नहीं करना चाहूँगा। आइए। वो आदमी श्योर का स्वागत करते हुए कहता। और वो वहाँ का मालिक था, इसलिए उसे एक तरीके से श्योर को ऐसा स्वागत करता हुआ देखकर और किसी के लिए पहली बार चेयर पीछे खींचकर उसे बैठाते हुए देखकर सभी लोग हैरान हो रहे थे। वहाँ पर जितने भी लोग डिनर कर रहे थे वो सभी लोग अब श्योर और इशिता और मैग्रॉन को ही देखे जा रहे थे कि आखिर वो तीनों है कौन। अबे ये लोग इतने अमीर है क्या? कौन है ये लोग? कुछ लोग जो कि वहाँ पर बैठे हुए थे वो श्योर और मैग्रॉन को देखते हुए कहते हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम बीस्टेमर्स थे, बहुत ज़्यादा अमीर घरों के बीस्टेमर्स थे, लेकिन हाँ वो लोग भी ये देख के हैरान थे कि आखिर ये लड़का कौन है, ये लड़का, ये दोनों तीनों बच्चे कौन हैं। हाँ उनमें से कुछ लोग अभी भी श्योर को नहीं जानते थे। हाँ ऑफकोर्स वो लोग बड़े घर के लोग थे तो वो लोग श्योर को जान के क्या ही करेंगे, लेकिन वहाँ के लड़कों की नज़र वो तो इशिता पे ही थी। श्योर ये चीज़ नोटिस करता कि सभी लोग इशिता को ही घूर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लड़के जो कि इशिता के ही उम्र के थे वो सभी अपने पेरेंट्स के साथ आए हुए थे और इशिता को घूरे जा रहे थे और सभी के पास भी न्यू कोड नहीं था। दूसरी तरफ श्योर अपने हाथों को चेक कर रहा था, जहाँ पर एक टाइमर खत्म होने वाला था। करीब 5 मिनट रह गए थे उस टाइमर को खत्म होने में। ये जो भी टीम है इसने कमाल की टेक्नोलॉजी दी है हमें, लेकिन अब इसका मुझे क्या फ़ायदा होता है ये देखना होगा। श्योर मन ही मन सोचता। देखते देखते श्योर वो कुछ ऑर्डर करता तो कि सच में बहुत ज़्यादा महंगा था, लेकिन श्योर के पास अब पैसों की कमी नहीं होने वाली थी। श्योर ये अच्छे से जानता था। श्योर के पास वो जो डायमंड स्केल थे वो कुछ ज़्यादा ही महंगे थे यहाँ के हिसाब से। उस डॉक्टर के चेहरे को देख के तो यही पता चल रहा था। से श्योर ने वहाँ के सबसे ज़्यादा महंगे डिशेस का ऑर्डर किया था। ये नया लड़का कौन है जो कितना अमीर है? सुनने में आ रहा है कि 20 नंबर है। कुछ लोग श्योर की बातें करते हुए कहते हैं। देखते देखते श्योर मैग्रॉन इशिता सभी लोग खाना खाकर फिनिश कर लेते हैं। श्योर उस टाइम को अच्छे से चेक करता जो कि खत्म हो चुका था, लेकिन अभी इसमें कोई हलचल नहीं हो रही थी। इसे अकेले में चेक करना होगा, श्योर मन ही मन सोचता। जिसके बाद वो अपने कार्ड से बिल वगैरह पेमेंट कर देता। सर आप कुछ देर और बैठिए, आज हमारा एक प्रोग्राम होने वाला है, आप चाहे तो उससे अटेंड करके जा सकते हैं। वो वेटर श्योर से कहता जैसा आप कहें। श्योर उसी वेटर से कहता। वो वेटर भी थोड़ा हैरान दिखने लगता। ये मुझे आप क्यों कह रहा है? इतना बड़ा आदमी है। और श्योर समझ गया था कि वहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं। आपको श्योर ने जो उस वेटर को आप कह दिया था वो सबके दिल को चुभ गया था। आपको सभी लोग अब श्योर को गुस्से से देख रहे थे, क्योंकि उसने यहाँ के वेटर को, नॉर्मल से वेटर को आप कहा था। यहाँ पर श्योर ने सबसे ज़्यादा महंगी डिशेस का ऑर्डर किया था और एक तरीके से यहाँ पर सबसे ज़्यादा अमीर दिख रहा था, और वही किसी गरीब को आप कह रहा है, जबकि वहाँ के लोग सभी के साथ बदतमीजी से बात करते हैं और गरीबों को कुछ नहीं समझते हैं। एक तरीके से उन्हें अब गुस्सा आ रहा था। ये उस वेटर को आप कह के हमारी बेइज्जती कर रहा है। एक आदमी दूसरे आदमी से कहता है। देखते देखते सामने प्रोग्राम शुरू होता है। ठीक है, इस प्रोग्राम में मजाक चखाते हैं। है तो बच्चा ही ना, 20 तो है तो क्या, है तो बच्चा ही, कितना ही ताकतवर होगा। इतना कहने के बाद एक आदमी खड़ा होता है, अपने कोट को ठीक करता है और धीरे धीरे स्टेज पर चला जाता है, जहाँ पर सभी लोग उसे देख रहे थे। और वो तुरंत ही एक लड़की के हाथों से माइक लेता है और फिर देखिए दोस्तों, आज इस होटल के 10 साल पूरे होने को आए हैं। मैं आपसे ये तो नहीं कहूँगा कि आज हमें फ्री में खिलाया जाएगा, लेकिन आज के दिन आप लोग हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, इसलिए आप लोग का मनोरंजन हमारे लिए आज सब कुछ है। इसलिए
आज मुझे यहाँ के मालिक ने स्पेशली बुलवाया है ताकि मैं यहाँ पर आप सभी का मनोरंजन कर सकूँ। मेरा नाम है ड्यूबल और आज हम लोग अलग अलग गेस्ट्स को बुलाएंगे यहाँ स्टेज पर और उन्हें कुछ ऐसा करके दिखाना होगा जो कि कुछ ज़्यादा ही खास हो। ऑफकोर्स आप में से कुछ 20 टेमर्स हैं तो मैं सिर्फ 20 टेमर्स को ही पिक करूंगा। घबराइए मत। वो ड्यूबल नाम का आदमी सभी से कहता है और सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं कि पहले किसे बुलाया जाएगा। जहाँ तक है आप एक डॉक्टर है सर, क्या आप यहाँ स्टेज पे आ सकते हैं? ड्यूबल एक डॉक्टर को स्टेज पे बुलाते हुए कहता। देखते देखते वो डॉक्टर उस स्टेज पे खड़ा होकर चला जाता। देखते देखते उस स्टेज पे जाने के बाद, हेलो, मेरा नाम डॉक्टर शिखर्स है और मैं अपने हॉस्पिटल का सीनियर हूँ। वो डॉक्टर सभी से कहता और सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं। ठीक है डॉक्टर शिखर्स, आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा किया है जो कि कुछ ज़्यादा ही कमाल का हो, और क्या आप वो हमें दिखा सकते हैं? ड्यूबल वो शिखर से कहता, देखिए मैं दिखा तो नहीं सकता हूँ, लेकिन मैंने कुछ ऐसा इन्वेंट किया था जिससे आप सभी को फायदा हुआ था। मैंने एलियंस पे रिसर्च करके उनके हिसाब से, उनके ब्लड लाइन के हिसाब से उनके बेहोश होने के लिए एक दवाई बनाई थी, जिससे आप लोग अभी के समय में अपने गन्स में यूज करते हैं। अभी के 20 टेमर्स अपने गन्स में यूज करते हैं ताकि वो एलियंस से लड़ सके। वो डॉक्टर सिकर्स ये कहता है और सभी लोग डॉक्टर सिकर्स के लिए तालियां हो जाते हैं। ऑफकोर्स सभी को ये बात पता थी कि डॉक्टर सिकर्स कौन है। ऑफकोर्स ये अमीर है तो सभी लोग इसे जानते ही होंगे। डॉक्टर सिकर्स इतना कहने के बाद वहाँ से चला जाता। ठीक है, डॉक्टर सिकर्स तो हमारे डॉक्टर थे, इसलिए हमने उनसे ज़्यादा कुछ करवाया नहीं। चलिए अब बारी है 20 टेबल्स की। लेकिन 20 टेबल को यहाँ से बुलाने पहले, मतलब किसी भी 20 टेबल्स को यहाँ बुलाने से पहले, मैं यहाँ पर आज एक खूबसूरत लड़की को बुलाना चाहता हूँ, जहाँ पर सारी लड़कियों की नज़र उसी के ऊपर है। इससे जाहिर सी बात है कि वो लोग उस लड़की को स्टेज पे देखने के लिए पागल हो रहे होंगे और उसी की वजह से वो लोग स्टेज पे भी नहीं देख रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उन लोग की नज़र कम से कम स्टेज पे आ जाए। तो शॉर के बगल में जो खूबसूरत सी लड़की बैठी हुई है, मैं उसे स्टेज पे बुलाना चाहूँगा। हाँ, आई एम सो सॉरी, मुझे उसका नाम नहीं पता है, लेकिन स्टेज पे आने के बाद उसका नाम पता चल ही जाएगा। ड्यूबल वो सभी लोग इसे कहता है और सभी लोग श्योर और इशिता की तरफ देखने लगते हैं, जहाँ पर एक तेज लाइट उन तीनों के ऊपर आके लग रही थी। अरे लेकिन इशिता को इसकी आदत थोड़ी है। बैकग्राउंड श्योर से कहता, वही तो परेशानी है, वैसे सब कुछ सिखा दिया है, इसे सब कुछ सिखा दिया है कि यहाँ पर क्या कैसे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। श्योर चाहो तब देखते हुए बस ऐसे बड़बड़ाता है, घबरा मत, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, इशिता कॉन्फिडेंटली कहती है। और श्योर अपने मोटे कीड़े को इशिता के बालों के पीछे बैठा देता है, मतलब एक तरीके से वो बालों की वजह से छिप गया था, इसलिए मोटे कीड़े के प्रेजेंस वो इशिता को प्रोटेक्ट कर रही थी। देखते देखते इशिता उस स्टेज पे चली जाती है और सभी लोगों की नज़र इशिता पे आ जाती है। सभी लोग इशिता को लगातार घूरे जा रहे थे। मेरा नाम इशिता है। इशिता उस ड्यूबल से कहती है, ठीक है इशिता बेटा, तुम्हारे साथ कौन कौन आया है? ड्यूबल इशिता से कहता, मेरे दोनों भाई। इशिता इतना कहते हुए इशारा करती है शोर और मैगन की तरफ, जहाँ पर शोर और मैगन बैठे हुए थे, लेकिन ऑफकोर्स किसी ने भी शोर और मैगन की तरफ देखा तक नहीं। तो चलो ठीक है, क्या तुम कुछ लोगों की नींद खराब करना चाहती हो? ड्यूबल इस्माइल के साथ इशिता से कहता, मतलब? इशिता नॉर्मली कहती है। इशिता को इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट देखकर सभी लोग उस पर शक करने लगे थे। ये भगवान, ये कितनी अमीर है, इससे तो किसी बात का डर भी नहीं है, लेकिन इसके पास तो नीरो कोड भी नहीं है। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है आखिर इसके अंदर इतना हिम्मत कहाँ से रहा है। कुछ लोग हैरानी से कहते हैं, ऑफकोर्स इशिता के सामने इतना ज़्यादा ताकतवर आदमी खड़ा है, यहाँ पर चाहो तब ताकतवर आदमी भरे पड़े, फिर भी इशिता को कुछ हो ही नहीं रहा है। जबकि उनके बच्चे जिनके पास नीरो कोड है और नीरो कोड नहीं भी है, या फिर कमज़ोर नीरो कोड वाले भी बच्चे हैं, उन सभी की तो यहाँ पर हालत ख़राब है। उनके पसीने छूट रहे थे, उनके डर लग रहा था, लेकिन इशिता उससे किसी भी बात का डर नहीं था और सभी लोग इस बात को नोटिस कर पा रहे थे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कुछ इशिता के उम्र के लड़कों को यहाँ बुलाना चाहता हूँ और उनमें से एक के पास नीरो कोड भी है जो कि ताकतवर भी है। इतना कहने के बाद ड्यूबल वो करीब 5 लोगों को वहाँ पे स्टेज पे बुलाता और एक लाइन से खड़ा कर देता। उन पाँचों की हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब लग रही थी। तो इशिता, एक बात बताओ, अगर तुम्हें पसंद करना होता तो तुम इन पाँचों में से किसे पसंद करती? वो ड्यूबल उस इशिता से कहता। दूसरी तरफ श्योर वो मन ही मन हंस रहा था। इन्हें लग रहा है कि इशिता को डर क्यों नहीं लग रहा, इसकी मॉम इतना ज़्यादा ताकतवर है। और तो और अगर यहाँ पर मैं इसके ऊपर से इसकी प्रेजेंस हटा भी दूँ तो भी इतनी काबिल है कि आसानी से हमारे प्रेजेंस को सह सकती है, हम सभी के प्रेजेंस को सह सकती है। जाहिर सी बात है कि अगर अपने मॉम के प्रेजेंस को, खतरनाक प्रेजेंस को सह सकती है, तो हमारे प्रेजेंस को भी सह सकती है। ऊपर से इसके पास प्राचीन खून है और ये प्राचीन समय की है और इसकी मॉम ने इस बार इसे बनाने में कोई गलती तो नहीं की होगी, इसे ताकतवर ही बनाया होगा। और जिस दिन इशिता ने नीरू को जनरेट किया उस दिन तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे जाएगी। श्योर मन में सोचता, लेकिन श्योर का ध्यान उस पर भी था कि इशिता वो किसे चूज़ करेगी। ऑफकोर्स ये सब कुछ एक नाटक था, ऐसी मस्ती कर रहे थे वो लोग, लेकिन फिर भी श्योर को जानना था कि इशिता का इंटरेस्ट किसी लड़के में है भी या नहीं। नहीं, मुझे इनमें से कोई पसंद नहीं है। सभी की शक्ल तो देखिए कैसे 12 बजे हुए हैं। अब मेरे जैसे कॉन्फिडेंट लड़की इनके साथ अच्छी लगेगी?
इसी तरह नॉर्मली कहती है, वो भी फुल कॉन्फिडेंस वाली आवाज़ में। और उन लड़कों का दिल टूट जाता है। वो तीनों चारों लड़के, पांचों लड़के अपने मुंह खोले इशिता को देखने लगते हैं। वो पांचों लड़के कुछ ज़्यादा स्मार्ट हैंडसम थे, अमीर घर से थे, लेकिन फिर भी इशिता ने उन लोगों के मुंह पे ऐसे रिजेक्ट किया था उसे। और वैसे भी अगर मैं किसी को सिलेक्ट कर भी लूँ तो वो आपको अगले दिन दिखेगा नहीं, मेरा भाई उसे छोड़ेगा नहीं। इशिता फिर से नॉर्मली कहती है, मतलब रियूबल फिर से कहता है, वो उन्हें झुलसा देंगे आग से। इशिता अपने हाथों से कुछ इशारे करते हुए कहती है, ओह अच्छा बात, ऐसी बात है। वो तो वाकई तुम्हारा भाई तो बहुत डरावना है। वैसे तुम्हारा भाई सभी से जीत जाता है क्या? मुझे ये जानना है। इशिता वो रियूबल की बात सुन के हंसने लगती है, ओहो आप तो अच्छा मजाक करते हैं, आपको मेरे भाई के बारे में नहीं पता, वो तो किसी को भी हरा सकते हैं। इशिता सभी से और सभी की तरफ इशारे करते हुए कहती है, जैसे कि वो उन्हीं को कह रही हो कि श्योर उन सभी को हरा सकता है। इशिता ने तो वो झुलसाने वाली बात नीचे देखी थी इसलिए कह दी थी, लेकिन अब चोरू अपने सर को पकड़ के बैठा हुआ था। ये भगवान, यहाँ ताकतवर लोग भी है, अगर उनके साथ सामना हुआ मेरा तो परेशानी हो सकती है। इशिता मुझे फंसा रही है। श्योर मन ही मन सोचता, ऑफकोर्स श्योर के पास प्राचीन नीरोको लिक्विड्स थे, इसलिए श्योर की ताकत यहाँ के हिसाब से थोड़ी ज़्यादा थी। ऑफकोर्स अपने से ज़्यादा लड़ वालों से भी वो लड़ सकता है, और लिमिट पार करके वो लड़ेगा तो पक्का मारा जाएगा। श्योर ये अच्छे से जानता था। श्योर जब उस फ्लेनेक्स के साथ विंड एलिमेंट वाली फाइट कर रहा था अपने अपने बीस्तों को लेकर, तो श्योर को यही लगा था कि उसका बीस्ट, उसकी ताकत कम से कम बायोमिक लेवल 5 होगी, लेकिन उसकी ताकत बायोमिक लेवल 4 थी, और म्यूटेंट ग्रासहॉपर की ताकत बायोमिक लेवल 2। तब जाके वो कहीं उस बीस्ट से पंगा ले पाया था और उसे हरा पाया था, एक तरह से ड्रॉ कर पाया था, वो भी बराबरी की ताकत पे अपनी एडिशनल पावर को अनलॉक करके। इसलिए यहाँ के लोग इतना कमज़ोर भी नहीं महसूस सकते हैं। ऑफकोर्स ताकतवर बनने के लिए मेहनत तो करना ही पड़ता, और श्योर ये अच्छे से जानता था। वैसे इसी तरह बुरा मत मानना, लेकिन तुम शायद अपने भाई को कुछ ज़्यादा ही समझती हो। एक आदमी खड़ा होते हुए इशिता से कहता और श्योर की तरफ देखता। श्योर भी उस आदमी को देखता जो कि कुछ ज़्यादा ही ताकतवर लग रहा था और खतरनाक भी। लगता है ये होटल यहाँ का सबसे बड़ा होटल है, यहाँ आके गलती कर दी, अब ऐसे लोगों से पंगा लेना पड़ रहा है। श्योर मन ही मन सोचता। दूसरी तरफ इशिता वो अपना मुंह फुला लेती है और गुस्से में दिखने लगती है। आपको लगता है ऐसा क्योंकि आप तक अभी तक मेरे भाई से मिले नहीं है, इशिता नॉर्मली कहती है। इशिता के पास कोई भी निरोको नहीं था, और फिर भी उसके अंदर इतनी हिम्मत थी कि वो एक खतरनाक बीस्ट टेमर से ऐसे बात कर रही थी, एक हाई रैंक बीस्ट टेमर से, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी नहीं माना जा सकता। लेकिन वो बीस्ट टेमर फिर भी गुस्सा नहीं करता और धीरे धीरे आ गया था। मैं नहीं, मेरा बेटा ही काफ़ी है तुम्हारे इस भाई के लिए। देखो तुम बस यहाँ पर सभी को चैलेंज कर रही हो, और यहाँ पर तुम्हारे भाई से ज़्यादा ताकतवर लोग भी हैं जो कि इस चीज़ को सह नहीं सकते। वो आदमी एक लड़की को आए करते हुए कहता। वो लड़का देखने में कुछ ज़्यादा ही ताकतवर था और करीब 24 साल का लग रहा था। 24 साल की उम्र में इतनी ताकत होना, श्योर समझ सकता था कि उस लड़के ने मेहनत की होगी, और इसलिए वो आज तक यहाँ पे पहुँच पाया होता। और उसके डैड को उस पर इतना घमंड है, उसके डैड इतने ताकतवर और ये लड़का भी ताकतवर। जहाँ तक है इसकी ताकत बायोमिक लेवल 5 है, लेकिन यहाँ पे लड़ने की बात मेरी, मुझे लड़ना होगा। श्योर मन ही मन सोचता ये लड़ाई होगी थोड़ी, यहाँ तो सब कुछ ऐसे ही। श्योर फिर से मन ही मन सोचता। तो दोस्तों लगता है आज हमारे बीच एक मैच होने वाला है, तो आप लोग तैयार हैं? वो रियूबल श्योर के पूरे प्लान पे पानी फेरते हुए कहता, और श्योर जो स्माइल कर रहा था उसके स्माइल कहीं गायब हो जाती है। तो मिस्टर श्योर, अब आपकी बहन इतनी तारीफ कर ही रही है आपकी, तो आप भी अपनी बहन के सामने थोड़ा हीरो क्यों नहीं बन जाते? ऑफकोर्स सारे भाई अपनी बहनों के हीरो होते हैं, और आपकी बहन भी अपने भाई को सबसे बड़ा हीरो मानती है। तो आज आपको ये साबित करके दिखाना होगा, वरना हो सकता है कि आपकी बहन बुरा मान जाए। रियूबल वो श्योर को भी उकसाते हुए कहता, और देखते देखते श्योर खड़ा हो जाता। चलिए दोस्तों, आज यहाँ पर लड़ाई होने वाली है रेड हैंड टीम के मेंबर जॉन के बेटे नीतीश और श्योर के साथ। इतने कहने के बाद वो आदमी वो श्योर को देखता है, जो कि उस जॉन नाम के आदमी को देख रहा था, और उसी के बेटे के साथ जिसका नाम नीतीश है, उससे श्योर को लड़ना था। ये रेड हैंड टीम का मेंबर है, ये मेरे कुछ काम आ सकता, लेकिन जहाँ तक अगर इससे बेटे से मैं जीत गया तो, लेकिन नहीं, जीतना इतना आसान नहीं, इसकी ताकत ज़्यादा है और मुझे बीस्तों का इस्तेमाल नहीं करना है, बस ताकत का। लेकिन मैं भी कम थोड़ी हूँ। श्योर इतना कहने के बाद कॉन्फिडेंटली स्टेज पे जाके खड़ा हो जाता, और स्टेज के दूसरी तरफ वो मनीष आके खड़ा हो जाता। देखते देखते वो मनीष श्योर के सामने जाता और उससे हाथ मिलाता। मिलकर खुशी हुई। श्योर, सुना है कि तुम यहाँ नए आए हो तो इतनी ज़्यादा ताकत तुम्हारी होगी नहीं, इसलिए मैं अपनी ताकत थोड़ी कम ही कर लूँगा, घबराओ मत, वो मनीष नॉर्मली कहता, और अपने हाथों को इशिता की तरफ बढ़ाता ताकि वो उससे भी हाथ मिला सके। लेकिन इशिता वो श्योर की तरफ देखती है जहाँ पर श्योर से नाम इशारा कर रहा था। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, लगता है तुम्हारी बहन को ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं है। मनीष इतना कहता है, उल्टे पाँव पीछे जाने लगता। तुमने मेरी बेइज्जती तो कर दी है लड़के, लेकिन तुम्हें हराने के बाद तुम्हारी इस बहन की हिकड़ी तो निकली जाएगी जब वो अपने भाई को हारता हुआ देखेगी। वैसे भी तुम्हारी बहन सुंदर तो है, अगर मैं इसे प्रपोज करूँ, हाँ थोड़ी छोटी है, लेकिन जब ये बड़ी हो जाएगी
तो मैं ऐसे शादी कर लूंगा। आपको इतनी प्यारी बीबी, अगर कोई मेरी बीवी को देखेगा तब तो पागल ही हो जाएगा। वो मनीष ख्याली पुलाव बनाया जा रहा था। श्योर, वो भी उस मनीष नाम के लड़के की नज़र को देख रहा था कि वो इसी तरह को कैसे देख रहा। ओहो, इसका तो कुछ अलग ही प्लान है। इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस वाली बीवी अगर किसी को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। वो मनीष वो हल्का सा बड़बड़ा देता और श्योर ये सुन जाता। अरे बाप रे बाप, सुंदर लड़कियों की कमी इतनी ज़्यादा हो गई है क्या इस दुनिया में, क्योंकि मुझसे जुड़ी हुई सुंदर लड़कियां ही इन लोगों को पसंद आ जाती है। श्योर मन मन सोचता,